10 मार्क्स का जो फासला है वो बहुत ही कम है और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ तक भी पहुँच पाते हैं। तो ये खुद ही में ही सेल्फ मोटिवेशन था और फिर मैंने जो मेरे वीकनेसेस थे उन पे 1 साल तक लगातार काम किया। और कोरोना के टाइम जब सारे लोग परेशान हो रहे थे, मैंने पूरा फोकस अपना यूपीएससी की तरफ डाला, कैसे खुद को मैं और बेटर बना सकती हूँ एवरी डे। मैंने उस तरीके से काम किया एंड देन इट हैज़ रिजल्टेड इनटू समथिंग वेरी बिग। नमस्कार, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्या। इसे देश के सबसे मुश्किल और सबसे कवेटेड एग्जाम्स में से एक कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स ही होते हैं जो इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। तो क्या है उनकी सफलता के राज? 2021 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का रिजल्ट रिसेंटली आया है और जो टॉपर्स हैं दैट इज अ मिक्स बैच ऑफ वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। और एक ऐसी ही ब्राइट माइंड हमारे साथ आज प्रभात एग्जाम के स्टूडियोज में जुड़ रही हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही है वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। जी, हम बात कर रहे हैं मिस साक्षी कुमारी की, जो ऑल इंडिया रैंक 330 है। तो इनकी क्या सफलता के राज हैं, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे हम। क्या इनके अप्स एंड डाउन्स रहे, कैसा इनका पूरा सफ़र रहा, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, ये सब हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है साक्षी जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। क्योंकि खास ये इसलिए भी है क्योंकि हम जो गर्ल्स स्टूडेंट्स का इस बार देख रहे हैं कि 2021 में 3 टॉपर्स भी गर्ल्स हैं और इस साल बाजी मारी है लड़कियों ने, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप भी लड़की हैं, तो किस तरह से फील करती हैं 2021 के अपने रिजल्ट को देखते हैं? और ये भी जानना चाहेंगे कि हाउ कॉन्फिडेंट यू वर, क्योंकि आपका तीसरा अटेम्प्ट था। सो हाउ कॉन्फिडेंट यू वर कि इस बार तो मैं ये क्रैक करके रहूँगी? जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की ही हुई कि टॉप 3 आर गर्ल्स। एंड जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो ऑब्वियसली आई वॉज वेरी मच डिलाइटेड बिकॉज 4-5 years ऑफ माई स्ट्रगल have resulted into something substantive now। मेरी जर्नी 3 अटेम्प्ट्स की रही और लगभग 4 साल मैंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया। और पहला अटेम्प्ट मैंने सेल्फ प्रिपरेशन से दिया हुआ था ताकि मैं इस एग्ज़ाम के नॉर्म्स को समझ सकूं, सिलेबस को समझ सकूं और बाकी चीज़ें क्या रिक्वायरमेंट है, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है और सारी चीज़ों के बारे में सोच समझ के मैंने अपना 1 साल ऐसे डेडिकेट किया और मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। बट मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। और फिर सेकंड अटेम्प्ट मैंने कुछ बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी की और फिर मेरा इंटरव्यू तक हुआ वो जर्नी एंड देन आई मिस्ड बाई 10 मार्क्स देन। तो वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। बट मैंने फिर से सोचा कि 10 मार्क्स का जो फासला है वो बहुत ही कम है और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ तक भी पहुँच पाते हैं। तो ये खुद ही में ही सेल्फ मोटिवेशन था। और फिर मैंने जो मेरे वीकनेसेस थे उन पे 1 साल तक लगातार काम किया। और कोरोना के टाइम जब सारे लोग परेशान हो रहे थे, मैंने पूरा फोकस अपना यूपीएससी की तरफ डाला, कैसे खुद को मैं और बेटर बना सकती हूँ एवरी डे। मैंने उस तरीके से काम किया एंड देन इट हैज़ रिजल्टेड इनटू समथिंग वेरी बिग। थैंक यू सो मच टू everyone who has appreciated me and congratulated me. Thank you ma'am. Of course you have done the country proud and we hope कि आगे जो आप जर्नी अंडरटेक करेंगी, whichever services you choose, I'm sure you're going to excel in that. Thank you so much. Congratulations. लेकिन मैम हमारे दर्शकों को खास तौर से, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत सारे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस तरह की सक्सेस स्टोरीज में ना रियल जानना होता है कि पीछे की मेहनत कैसी रही। तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपका रुझान कब हुआ यूपीएससी की तरफ? मतलब वैसे तो हर युवा जो हमारे देश में होते हैं उनको सबको लगता है अरे यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन एक सोच अलग होती है और एक सपना अलग होता है। तो वो आपके मन में कब ये आया कि ये एग्ज़ाम तो मैं क्लियर करके रहूँगी, मैं सिविल सर्वेंट मुझे बनना ही है? वो कब हुआ आपके साथ? ये स्टोरी मैं जब 9th 10th क्लास में थी तभी मुझे एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट किया गया था। बिहार में थोड़ी एजुकेशन की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो
जब मैं वहाँ पे गई मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस देखे अपने अंदर भी और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि एजुकेशन रिफॉर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने अपने टीचर से पूछा कि सर ये चीज़ें मतलब इतना डिफरेंस है एंड हाउ कैन वी काउंटर दिस गैप। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो उनको हैंडल करना होता है, वो टीचर्स को उनकी क्वालिटी कैसी है, उनका एब्सेंटिज्म है या नहीं स्कूल में, वो सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। तब से मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठी कि नहीं, एक IAS ऑफिसर अगर ये चीज़ें कर सकता है तो ऑब्वियसली मैं आई एम गोइंग टू डू दिस। फिर उसके बाद जैसे मैं पढ़ती गई इसके बारे में, बड़ी होती गई, कॉलेज पहुंची, मैंने इंजीनियरिंग की, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक IAS ऑफिसर कर सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एजुकेशन, इट्स अबाउट द स्पोर्ट्स, इट्स अबाउट द कल्चर, इट्स अबाउट एवरीथिंग इन योर कंट्री दैट इज़ योर अंडर योर कंट्रोल व्हेन यू आर सेक्रेटरी, द पॉलिसी मेकिंग, द इम्प्लीमेंटेशन, एवरीथिंग इज़ देयर। सो वो एक जो चीज़ थी ना, उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और उस दिन ही मैंने सोचा कि अब जब करना है तो यही करना है। इसके अलावा मैंने अपना पैकेज भी था कॉलेज प्लेसमेंट से, तो 10 लाख का पैकेज भी मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, पैसे आने लगेंगे तो मे भी मेरा मोटिवेशन मर जाए, इसलिए मैं तैयारी अपनी कंटिन्यू करूँगी रादर देन जॉइनिंग। दैट्स वेरी कमेंडेबल। मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये होता है कि हम IAS बन जाएं, कई स्टूडेंट्स को ऐसा होता है, तो एक पावर की एक मिलेगी। लेकिन आपका मोटिवेशन बेसिकली वाज टू बी एजेंट ऑफ चेंज, कुछ बदलाव करना है, आगे बढ़ना है, देश के लिए करना है। ये जज्बे को हम सलाम करते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आपने अभी मेंशन किया था कि आप गवर्नमेंट स्कूल में थी, उसके बाद आपने चेंज किया, तो आपका बैकग्राउंड के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप बिहार से हैं, तो आपने चेंज जो किया उसके पीछे कारण क्या थे, और जो चेंज आपको मिला उससे आपको किस तरह का पुश मिला टुवर्ड्स योर गोल। अगर मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बताऊं तो मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माता वहीं पे एक कॉलेज में क्लर्क का काम करती हैं। तो मम्मी कहीं ना कहीं उनके लिटरेट होने की जो एक अच्छा फ्रूट मिला वो हमें मिला। हमें हमेशा आगे बढ़ाया गया कि आप आगे बढ़ो, आप पढ़ो। और मम्मी ने हमेशा बोला कि मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मुझे इंडिपेंडेंस जो महसूस होती है, फाइनेंशियल हो या फिर डिसीज़न मेकिंग में हो, वो मैं अपनी बेटियों के लिए भी चाहती हूँ कि वो फ्यूचर में वैसी बने। फिर उन्होंने अपनी सैलरी में ही जो भी चीज़ें थी उन्होंने एजुकेशन पे ही लगाया। हमारे पास बहुत कोई सेविंग नहीं है, बहुत कुछ हमने उसमें अचीव नहीं किया, बट माई मदर सेड माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर एजुकेशन। और एजुकेशन से जो चीज़ मिलती है वो कभी भी किसी चीज़ से कंपेरेबल नहीं है। तो ये सोच के मम्मी ने मुझे गवर्नमेंट से प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट किया और उन्होंने बोला कि आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान लगाओ, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उन सारी चीज़ों में आप ध्यान लगाओ। और फिर ऐसे मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई जो मैं आज आपके साथ बैठी हुई हूँ। इट्स रियली अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। मैम, इट इज़ इंडीड अ प्लेजर। आपको इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको आज देखेंगे एंड दे फील प्राउड कि हम आप, और वी फील प्राउड दैट हम आपसे बात कर रहे हैं। आप तो कंट्री की फेदर ऑन द कैप है। थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसे अभी आपने अपने रूरल बैकग्राउंड के बारे में बताया, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं इस तरह का एक हीन भावना होती है कि हम रूरल बैकग्राउंड से हैं तो क्या शहरी बच्चों के साथ हम कम्पीट कर पाएंगे क्या। हालांकि UPSC सिविल सर्विसेज का एग्जाम कई लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं बच्चों के मन में होता है। तो आप देखिए, आप उस बैकग्राउंड से उठकर आज इस लेवल पे आई हैं, तो उन बच्चों को किस तरह से आप मोटिवेट करेंगी जो ये सोच के कहीं ना कहीं अपने सपनों को दबा लेते हैं कि हम शायद ना कर पाएँ। मुझे लगता है कि ये हमें लार्जर लेवल पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भारत में दो भारत हैं, एक अर्बन भारत है, एक रूरल भारत है, लेकिन दोनों के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। जो स्टूडेंट्स रूरल इंडिया में हैं, अब मुझे लगता है उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने अवेलेबल हैं जो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन उनके फिंगर टिप्स पे मिल जाती है। रूरल बैकग्राउंड का होना
अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है आपके लिए यूपीएससी में, क्योंकि आपको जहाँ सर्व करने जाना है वो खुद एक रूरल इंडिया होगा, है ना। तो जब हमारे पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होती है उस गांव के कल्चर के बारे में, उस गांव के लोगों के बारे में, हम बहुत बेटर कनेक्ट कर पाते हैं उनसे। मैं अब अगर अपने गांव में जाके किसी छोटे बच्चे से बात करती हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मैं बेटर तरीके से समझ सकती हूँ रादर देन एन अर्बन पर्सन। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप ये मत सोचो कि आपकी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है या नहीं, आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है या नहीं। आपका जो गोल है यूपीएससी में जाने का, उसको अचीव करने के लिए जो आपका मोटिव है ना, वो परफेक्ट है। आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। रिसोर्सेज जब आपने ठान ली है तो वो खुद ब खुद आपके पास चल के आएंगे, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो या किसी भी तरीके से। उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है रूरल बैकग्राउंड से हैं, आगे कैसे कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैम ने बताया, उस जिसको आप डिसएडवांटेज में एक्चुअली समझ रहे हैं, दैट कैन एक्चुअली टर्न इनटू एन एडवांटेज फॉर यू। लेकिन मैम इसको हम अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, उस तो प्रेपरेशन में किस तरह से अपग्रेड करना है, क्योंकि स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन के बाद जो यूपीएससी की तैयारी है उसको ज़ीरो से जब शुरू करना आप शुरू करते हैं, तो उसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी बहुत बेसिक होती है एक्चुअली। सबको लगता है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसका बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिएट किया हुआ है ऐसा हाइप सा, वो मैं कहूँगी। बहुत ही बेसिक। यूपीएससी एज एन इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ वो समझता है कि उनके नज़र में सारे लोग इक्वल हैं, चाहे रूरल हो या अर्बन हो। उन्होंने एक सेट पैटर्न रखा हुआ है, उनके अपने खुद के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनका सिलेबस है, वो खुद में काफ़ी इतना डाइवर्स है। आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। जो 6 क्लास की एनसीईआरटीज़ होती हैं, हम बीटेक करते हैं, हम मेडिकल साइंस पढ़ते हैं और फिर आर्किटेक्ट बनते हैं, एंड देन वी हैव टू रीड दो 6 क्लास एनसीईआरटीज़, बहुत बेसिक। तो जब आपने सोच लिया है आपको 6 क्लास की एनसीईआरटीज़, 10th क्लास की एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी, वो तो सबको अवेलेबल है, कहीं पे भी नहीं। आप अपने बेसिक क्लियर करो, उसके बाद कुछ सेट बुक्स हैं, जैसे 5 किताबें हैं। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, और जो एंशिएंट और मिडाइवल की किताब, मैंने एनसीईआरटी छोड़ के हिस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा, और सारे सवाल वहाँ से आते हैं। और अगर कुछ आते भी हैं तो इट्स अबाउट यू कि आप क्या पिक करते हो, क्या आप लगाने चाहते हो सवाल में, और कौन सा छोड़ना चाहते हो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रैटेजी जब एग्ज़ाम का दिन आता है उस दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पढ़ाई की स्ट्रैटेजी तो इम्पॉर्टेंट है, उस दिन आप एग्ज़ाम के हॉल में 2 घंटे में क्या कर रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको, मुझे लगता है, काम माइंडेड होके जाना है, और वहाँ पे बस शांति से आपके सब कॉन्शियस को कॉल करके और टिक लगाना है जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आपको पता होना चाहिए कौन से पेपर पे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो इसलिए मतलब ऐसे एग्ज़ाम बहुत आराम से निकल जाएगा। लेकिन मैम ये तो कोई स्ट्रैटेजी की बात, लेकिन अगर घंटों की बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे रेस्ट करना है, तो क्या आप कोई टाइम टेबल फॉलो करती थी, और किस तरह से आपने अपने टाइम को डिवाइड किया, कितने घंटे आपने डिवोट किए? क्योंकि एक बहुत लंबा मतलब एक तैयारी ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स होती है। हम कुछ दिनों या कुछ महीनों की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम सालों की बात कर रहे हैं। तो उसको किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना कि टाइम टेबल में इतने घंटे पढ़ना है, इतना रेस्ट करना है, ये किस तरह से आपने क्या ये खुद किया, और अगर खुद किया तो आप क्या क्या फैक्टर्स रहे दिमाग में कि इस तरह से करना है? मैंने भी बहुत ज़्यादा YouTube का सहारा लिया इस चीज़ के लिए। मैंने काफ़ी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखी, उन्होंने अपने पढ़ाई को कैसे स्ट्रेटेजाइज़ किया है, कैसे टाइम डिवाइड किया है, कैसे अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया है। उसके बाद मुझे लगा कि सबकी अपनी कस्टमाइज्ड एक होती है रूटीन, एक अपनी स्ट्रैटेजी। तो मैंने जो फॉलो किया है वो ये था कि
मैं पहले मंथ्स देख लेती थी, एग्ज़ाम में कितने मंथ्स बचे हुए हैं। मैंने अपना अगर सब्जेक्ट है वो डिसाइड किया, इस मंथ में मुझे ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब ये 4 सब्जेक्ट के लिए मैंने एक वीक सबको डिनोट कर दिया। उसके बाद उस वीक की प्लानिंग होती है कि हर एक डे में कौन सा टॉपिक मुझे कवर करना है, और फिर उसके बाद उन घंटों की प्लानिंग होती है कि ये पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक जो है वो 4 घंटे में हो जाना चाहिए। शुरुआत में टाइम लगता है, बट आप जब 7-8 बार उस किताब को लगातार पढ़ते जाते हो, ऑब्वियसली वो टाइम खुद भी खुद डिक्लाइन हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी माइक्रो प्लानिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी ने ये चीज़ें इसलिए की हैं ताकि देश को जब आप संभालने की बात करते हैं, आपको बहुत छोटे लेवल पे माइक्रो प्लानिंग भी करनी है और बहुत बड़े लेवल पे मैक्रो प्लानिंग भी करनी है। तो इसलिए ये जो एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी होती है ना, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। तो प्रिपरेशन के टाइम ही आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। दैट्स वाई आई थिंक यूपीएससी इज समथिंग ब्रिलियंट इन इट्स सिलेबस, इट्स इन पैटर्न, इन एवरीथिंग। तो साक्षी जी, जैसे आपने प्लानिंग की बात कही, एक मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो प्लानिंग के लेवल की, अगर हम आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे जाते हैं, तो आप बता रहे थे कि आपने इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग करने के बाद आपने अपने सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ किए? ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था आपका? उसको चूज़ करने के पीछे कारण क्या थे, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, और क्योंकि मैं ख़ास इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में लेती थी, इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट को चूज़ किया। एंड देन मैंने सब्जेक्ट का चुनाव इंजीनियरिंग के बाद, जैसे कि मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया, टेक्निकल सब्जेक्ट में मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, और दूसरी चीज़ मेरा इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा PSIR में रहा है। और फिर उसके बाद जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, जैसे जो हमारे मेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो मुझे लगा कि मैं इन चीज़ों से थोड़ी फेमिलियर हूँ, और मेरा इंटरेस्ट न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वैसा बन गया है। तो मैंने PSIR को सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, रिसोर्स, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं। वो सब ईजिली अवेलेबल था, इसलिए मैंने PSIR को चूज़ किया। अच्छा, तो मैम ये बताइए कि एक चेंज था, जैसे आपने बताया कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, टेक्निकल वो भी बैकग्राउंड से, उसके बाद आपने ये चेंज किया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने की। तो क्या इंटरेस्ट मात्र काफ़ी है, या जैसे आप कह रहे थे कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंटरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा हो तो इस तरह से सब्जेक्ट चेंज करना इज़ ओके? मुझे लगता है कि एग्ज़ाम अगर मेंस के लिए आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी चीज़ें लोग काफ़ी कैलकुलेशंस करते हैं, कौन सा स्कोरिंग है, कौन सा स्कोरिंग नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस सब्जेक्ट का आंसर आप अपने वर्ड्स में अच्छे से लिख सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। और ऑप्शनल का सब्जेक्ट ऐसा होता है जब आपको कुछ स्पेसिफिक आंसर्स लिखने होते हैं। जैसे कि हमें पॉलिटिकल साइंस में कास्ट, रिलीजन इन पॉलिटिक्स पढ़ना है, तो अभी मैं काफ़ी बुक्स पढ़ चुकी हूँ जो कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड हैं। फिर मैं उन जो थिंकर्स हैं उनकी लाइन ऑफ थॉट को प्रेजेंट करती हूँ उस आंसर्स में। तो ये एक आर्ट हो जाता है कि हम अपने आंसर्स को, अपने थॉट्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट के बिना नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आर्ट्स के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं। और मैथ्स होता, अगर फिज़िक्स होती, तो उसमें आप नॉर्मली टेक्निकली वो कर सकते हो। ऑब्वियसली वो बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, बट आर्ट्स का सब्जेक्ट आई रियली लव दो सब्जेक्ट्स, तो मैंने ये चूज़ किया। तो साक्षी जी, जैसे आपने भी बताया कि आज आप बच्चों को गाइड कर पा रही हैं, स्टूडेंट्स को बता पा रही हैं कि किस तरह से उन्हें सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, लेकिन आपके लिए ये किसने किया? हु वॉज द गाइड इन योर लाइफ? और अगर हम गाइडिंग की बात करें, तो गाइडेंस की बात करें, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो कितने एसेंशियल हैं वो? आपने क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था? और बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि शुड दे ऑल्सो गो फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और नॉट?
जैसे मैंने बताया, मैंने भी काफ़ी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। उनके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि मैं PSIR लूँगी। और फिर रिसोर्स अवेलेबिलिटी मटेरियल, ऑब्वियसली शुभ्रा मैम की कोचिंग थी जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही, क्योंकि जब हम ट्रांजिशन करते हैं साइंस बैकग्राउंड से आर्ट्स बैकग्राउंड में, थोड़ा इशू होता है समझने में, है ना, कि वो थिंकर्स क्या बोल रहे हैं, और बहुत दिनों से हमने वो सब्जेक्ट्स पढ़ा नहीं होता है। बट जब आपको टीचर बहुत अच्छा मिल जाता है जो आपको चीज़ों को समझा सके अच्छे से, तो और कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको सारी चीज़ें एनालाइज करनी है, तब आपके लिए ये चीज़ें बहुत ईजी होती हैं। और टीचर्स, कोचिंग्स, ये बहुत मुझे लगता है कि मेरे केस में इम्पॉर्टेंट थे जब मैंने ट्रांजिशन किया उस सब्जेक्ट को लेके। और आप चाहें तो उस सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर आप चेंज कर रहे हो अपना स्ट्रीम, और या फिर आपने उसमें ही ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वेल एंड गुड, आप अपने से भी पढ़ सकते हो। और जिस तरह से आप बता रही थी साक्षी जी कि आपका 3rd अटेम्प्ट था, तो क्या आपने शुरू से ही कोचिंग की थी? जैसे आप पहले बता रही थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट यू बेसिकली यू डिड इट ऑन योरसेल्फ, तो आपने कोचिंग कब ज्वाइन की और कितना आप परसेंटेज मानेंगी कि दैट गिव यू अ पुश टुवर्ड्स रीचिंग योर गोल? मैंने 2017 में अपना कॉलेज पास किया, एंड उसके बाद मुझे लगा कि 1 साल मुझे खुद को देना चाहिए तैयारी के लिए। और मेरे सीनियर्स ने भी मुझे गाइड किया कि अगर आप तुरंत कोचिंग ज्वाइन करते हो तो जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं वो बातें समझ नहीं आती, क्योंकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और वो चीज़ें ऊपर से निकल जाती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, हमारे लिए वही समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा खुद से पढ़ती हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो ये चीज़ें मैंने खुद से पढ़ा। और जब उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन की तब मुझे बहुत अच्छे से ग्रास्प होती थी चीज़ें। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप अपने सेल्फ प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान दो, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद उसको ज्वाइन करो। और कोचिंग की रही बात कितना कंट्रीब्यूशन था, तो मुझे कुछ सब्जेक्ट्स थे जो बहुत ट्रिकी लगते थे। जैसे इकोनॉमी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी जब मैं खुद से पढ़ती भी थी, तो मैंने इकोनॉमी बहुत अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ी और वो अभी तक मेरे साथ है, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज हो गई उसकी। बाकी पॉलिटी में भी बहुत ऐसी चीज़ें थी जो टीचर्स ने पढ़ाया। तो कोचिंग कहीं ना कहीं हमारी जर्नी को एक कैटलिस्ट की तरह आगे जल्दी पुश कर देती है। फिर मैंने 2018 में कोचिंग ज्वाइन की थी और मैंने उसी अटेम्प्ट में मतलब क्वालिफाई भी कर लिया था, जो इंटरव्यू तक मैं पहुंची। 2019 के एग्ज़ाम में मैं अपियर हुई और उसमें मैंने क्वालिफाई किया, तो काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन रहा मेरी जर्नी में। और फिर 2020 का अटेम्प्ट मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि कोरोना की वजह से हम घर पे फंस गए थे, एंड देन फिर मैंने 2020 में अपियर हुआ पूरे अच्छे से तैयारी के साथ। तो जैसे आपने बताया कि 2019 में आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गई थी, तो उस समय वो आपको कैसा लगा? क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पर पहुंच के फिर सक्सेस नहीं पाते, उसके बाद खुद को मोटिवेट करना कि उस पूरे प्रोसीजर को यू अगेन गो थ्रू प्रीलिम्स एंड मेंस एंड अगेन फॉर द इंटरव्यू, तो वो मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आया? क्योंकि एक इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा दिल टूट जाता है कि अरे हम तो वहाँ पहुँच ही गए थे और रह गए। तो स्टूडेंट्स अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पाते, और ऊपर से आप जैसे बता रही हैं कि जैसे कोरोना टाइम्स में यू स्किप दैट अटेम्प्ट, तो आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा इस टाइम पर? और जो इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ था उसका कारण क्या मानती हैं, और उसके बाद किस तरह का आपने एनालिसिस किया कि दिस इज़ व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव? मेरे फेलियर की एनालिसिस मैं कहूँगी इट्स द एनालिसिस ऑफ माई फेलियर इन सेकेंड अटेम्प्ट। उसमें क्या हुआ कि मैंने एग्ज़ाम तो दिया, मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, बट मेरे पास बस 2-2.5 महीने का टाइम था मेंस को प्रिपेयर करने के लिए। उससे पहले मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं की थी, उसके पहले मैंने किसी तरीके का कुछ जो बहुत ही एनालिटिकल चीज़ें मेंस एग्ज़ाम में लिखनी होती हैं उस तरीके से मैंने सोचा नहीं था। अभी तक हम बस MCQ के बारे में सोच रहे थे। फिर उसके बाद जब मेंस मैंने लिखा, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी अपने एग्ज़ाम जो मैंने लिखे हुए थे। इंटरव्यू में हालांकि मेरे अच्छे मार्क्स थे, 170 के आसपास मार्क्स थे, तो वो एक एवरेज मार्क्स होते हैं। बट जो किक आया मुझे कि मुझे कैसे फिर से शुरू करनी है ये जर्नी, वो मेरे मार्कशीट के आने के बाद आई। वो मार्कशीट आई मुझे लगता है 10-15 दिन के बाद जब रिज़ल्ट आया, और उस टाइम पे
मैंने देखा कि इट्स जस्ट द गैप ऑफ 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स तो हम ऐसे बढ़ा सकते हैं हर सब्जेक्ट में भी। आप अगर एक मार्क्स बढ़ाओ तो भी आप बढ़ जाएंगे। फिर मैंने अपने पापा को बोला कि नहीं पापा, आई नीड टू गो यहाँ से अभी। और उस टाइम पे मेरे दादाजी की डेथ भी हो गई थी, तो हम काफ़ी वैसे सिचुएशन से गुजर रहे थे। फिर पापा ने बोला कि नहीं आप जाओ, आप प्रिपेयर करो अच्छे से। और मैंने बोला 1 साल का टाइम दो आप मुझे, 2020 का अटेम्प्ट हमें स्किप करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी उस तरीके से प्रिपेयर नहीं हूँ मेंटली भी, और मुझे लगता है एग्ज़ाम के लिए भी। तो फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया और मैंने फिर प्रिपेयर किया, और अभी 330 इज़ गुड। मैम लेकिन ये जानना चाहूँगी कि इन पूरे अटेम्प्ट्स में अपने आप को जैसे आपने मोटिवेटेड रखा, तो वो मोटिवेशन कांस्टेंट कैसे रखा, और क्या इस टाइम पर आप यू वर डूइंग समथिंग एल्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टडी, और अगर आप सिर्फ स्टडी पर कर रही थी पे ध्यान, तो कितने घंटे पढ़ रही थी? देखिए मोटिवेशन जो होता है ना वो बहुत लोग बाहर से लेते हैं, जैसे यूट्यूब वीडियोस देख लिया, टॉपर की स्ट्रैटेजी देख ली, टॉपर्स के स्टोरीज़ देख ली, लेकिन एक लेवल के बाद ये काम करना बंद कर देते हैं। मेरे केस में भी इन्होंने 1-2 साल तक मुझे सपोर्ट किया, बट आफ्टर दैट आपका जो इनर सेल्फ मोटिवेशन है वही आपके साथ रह जाता है। और उसको बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने की वो मेरे लिए मेडिटेशन था, रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स था। मैं बड़े बड़े लीडर्स के बारे में जब पढ़ती हूँ, जब मैं विवेकानंद के बारे में पढ़ती हूँ, जब मैं दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो चीज़ें हम झेल रहे हैं दे आर नथिंग। जब हमारे हिस्ट्री में जब हम देखते हैं गांधी जी का स्ट्रगल और बाकी फ्रीडम फाइटर्स का स्ट्रगल, तो बहुत छोटी लगती है हमारी स्ट्रगल। तो उनसे कंपेयर करती थी मैं कि क्या कर रही हूँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो वो एक अंदर से आता रहता था कि नहीं आप कॉन्स्टेंटली लगे रहो उसमें। मैंने कुछ चीज़ें ये सीखी कोरोना टाइम में। मुझे लगा कि जो हम एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं करने, उसको हमें थोड़ा पहले से एक पुश देना चाहिए, अपने अंदर उनको लेके आना चाहिए। तो मैं जहाँ पे रह रही थी वहाँ पे बगल में ही एक स्लम था, वहाँ पे कुछ स्लम के बच्चे जिनको कुछ भी प्रॉब्लम थी, जैसे वो स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, किसी को आधार नहीं मिला तो उनके आधार वो स्कूल्स में एडमिशन नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैंने उनको एक दिन वहाँ जाके अप्रोच किया, उनके पेरेंट्स को बोला कि आप इन बच्चों को हमारे पास भेजो, आई विल टेक 1 hour आउट ऑफ माई शेड्यूल एंड आई विल टीच देम। और वो बहुत ही विलिंगली वॉलेंटरली इतना अच्छे से पार्टिसिपेट किया उन्होंने। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं कि यार जब मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ तब मैं इतना कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊँगी तो कितने लार्ज लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने एज अ जॉब कुछ भी नहीं किया, बट ये छोटी छोटी चीज़ें मैं हमेशा करती रहती थी। और रही बात शेड्यूल की, तो मैं रात में सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद पहले पूरा दिन कैसे मुझे बिताना है अपना, वो सब कुछ मैं डायरी में लिख के, इतने घंटे मुझे इस टॉपिक को देने हैं, इतने घंटे मुझे इस टॉपिक को देने हैं, वो सब कुछ होता था। 1 घंटे मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं लंच के बाद उसके बाद वो रखती थी उनका टाइम। फिर पूरा दिन सॉर्टेड होता था। और रात में जब आप उस पूरे टारगेट को कंप्लीट करके सोने जाते हो ना, बहुत अच्छी नींद आती है। एक तो आपका माइंड भी थक चुका होता है पूरी तरह से, और एक सेटिस्फैक्टरी नींद आती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगले दिन खुद को फिर से मोटिवेट करने के लिए और उस जर्नी में कंटिन्यू करने के लिए। तो साक्षी जी, आपसे चरणों की बात करते हैं, प्रीलिम्स की स्टेज, मेंस की स्टेज, इंटरव्यू की स्टेज। प्रेपरेशन आपने किस तरह से की? क्या आपने अलग से पहले प्रीलिम्स फिर मेंस को टारगेट किया, या इकट्ठे प्लानिंग की? और इंटरव्यू की किस तरह से आपने तैयारी की? प्रिपरेशन हमेशा आप इंटीग्रेटेड करिए। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के टाइम तो अलग कंडीशन होती है, आपको अलग तरीके से अपना प्रेजेंटेशन और पर्सनालिटी उस पर अलग से काम करना पड़ता है। बट प्रीलिम्स और मेंस कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। और फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में, जैसा आप मुझसे पहले पूछ रही थी कि आपने क्या गलती की थी और आपने क्या सीखा, तो मैंने यही गलती की थी कि मैं प्री पे कम्प्लीटली फोकस थी। और ऐसा बच्चे अक्सर करते हैं, जब उनका प्री क्वालिफाई नहीं होता है तो वो ये सोचते हैं कि पहले प्री तो निकल जाए उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। नहीं, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी हैं वो बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं कि आप एनालिसिस बेस्ड जब मेंस की तैयारी करते हो तभी आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई होता है। इसलिए आप शुरू से ही इंटीग्रेटेड पढ़ाई करिए, और हर जगह कोचिंग्स में भी इंटीग्रेटेड ही पढ़ाया जाता
आता है। और अपना फोकस दोनों एग्ज़ाम पे रखिए। उसके बाद इंटरव्यू स्टेज में आपकी पर्सनालिटी कैसे निखारनी है वो भी बहुत अच्छे से बताया जाएगा। आपको बात कैसे करनी है, आपको हैंड मूवमेंट्स करने हैं या नहीं, आपको देखना है, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें फिर उसके लिए बताई जाती हैं। अच्छा, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मॉक टेस्ट है वो कब शुरू करने चाहिए? और राइटिंग की जो प्रैक्टिस की आप बात कह रही थी कि जैसे आपने देखा कि फर्स्ट उस टाइम पर आपको लगा कि आपकी राइटिंग शायद इतनी अच्छी नहीं थी, वो कब शुरू करना चाहिए, या वो भी साथ साथ ही कर देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको बेसिक नॉलेज हो जाए सब्जेक्ट्स की जो प्रीलिम्स में आपको पढ़ने हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन चीज़ों की जब बेसिक नॉलेज हो जाए तब आप राइटिंग स्टार्ट कर दो। फ्रॉम द डे वन यू शुड नॉट स्टार्ट आंसर राइटिंग, बिकॉज जब आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आप अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे और फिर वो अंडर कॉन्फिडेंस हो जाती हैं चीज़ें कि क्या लिख रहे हैं, खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक मुझे लगता है 6-7 महीने की आप पहले प्रिपरेशन करो, उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, मॉक टेस्ट सीरीज़, और प्री के पहले ज्वाइन कर लो। क्योंकि अब क्या होता है, प्री और मेंस के बीच में मुश्किल से 2.5 से 3 महीने का टाइम मिलता है, जो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में कि मैं उसको अच्छे से लिख भी सकूं और फिर एनालाइज करके उस पर काम भी कर सकूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सेक्शनल टेस्ट्स होते हैं उनको आप प्री के पहले कर लो। फुल लेंथ टेस्ट जो होते हैं मॉक टेस्ट मेंस के लिए, उसको आप प्री के बाद कर लो। और करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ऐसे फ्लो करनी चाहिए आपके ब्लड स्ट्रीम्स में, मुझे ऐसा लगता है। क्या है अवेयरनेस आसपास की, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन के क्या क्या रीजंस हैं, और यही सारी चीज़ें एग्जाम्स में वो मुद्दे जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ें आपको पढ़नी है और उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल अवेयर होना है। जब आपसे कोई पूछे उन सवालों को तो आप उनको अच्छे से बता सकें। तो जैसे अभी 330 रैंक है, आगे का क्या प्लान है? कौन सी सर्विसेज में जाना चाहेंगी और आगे की लाइफ अपनी कैसे देखती हैं? मैंने अभी IAS के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है एंड सेकंड प्रेफरेंस मेरा IPS है, तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी गेटिंग IPS, बट लेट्स सी व्हाट UPSC गिव्स मी। एंड बट मुझे लगता है कि अभी मेरी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है। अभी रैंक इम्प्रूवमेंट और टॉप 50 या टॉप 10 में आने का मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आई विल बी डूइंग दैट। और उसके बाद रही जो चीज़ें मुझे सर्विसेज में जाने के बाद करनी है, तो वो मैं स्ट्रैटेजाइज करूँगी कि मेरी पोस्टिंग कहाँ होती है। अभी तो ट्रेनिंग का टाइम चलेगा एंड उसके बाद मैं देखूँगी कि क्या उस एरिया की डिमांड है जिस पे मुझे काम करना है, फिर मैं वैसे काम करूँगी। और जो UPSC के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपको रोल मॉडल की तरह आज देख रहे हैं, उनके लिए अगर आप 2 या 3 लाइन में क्या कहना चाहेंगी, क्या एक मैसेज होगा उनके लिए? खास तौर से मैं लड़कियों के लिए ज़रूर पूछना चाहूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करती हैं और पर्सनल भी हो सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो सोसाइटी की भी होती हैं, स्पेशली गर्ल्स को लेके, जो हमारे पेट्रियार्कल माइंडसेट हैं रूरल एरियाज़ में, या फिर तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हें घर का काम करना चाहिए। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी, लेकिन मैंने कभी जो 2 लोगों का सपोर्ट रहा है मेरे सर पे हमेशा, मेरे मम्मी और पापा का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और बस एक इतनी छोटी सी लाइट होती है पूरे डार्कनेस में जो आपको बहुत आगे लेके जाती है, वही वो चीज़ मोटिवेशन का काम करती है। उसको पिक करो और उसको लेके चलो। तुम्हें करना क्या है, कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, और तुम्हें लाइफ में जो प्रेजेंट है उसमें क्या करना है, ये 3 चीज़ें जब आपको पता होंगी, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। वो बिल्कुल भी टफ काम नहीं होता है, क्योंकि आप फिर, वो कहते हैं ना, पूरी कायनात लग जाती है आपको उस चीज़ से मिलाने में, वैसा होता है। और मैंने इस बार वो चीज़ एक्सपीरियंस भी की, इसलिए मैं कहूँगी आप बस लग जाओ और पूरे 100% या 200% डेडिकेशन दो अपना। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, तो बहुत ही क्लियर मैसेज है
साक्षी जी की तरफ से टुवर्ड्स ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू। एंड जैसे डेडिकेशन की बात कही है, जैसे एक पोएम में भी कहा जाता है, एंड हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। राइट। मेरे को बहुत आगे जाना है, मेरी मंजिल बहुत आगे है, लेकिन अगर डेडिकेशन है आपके मन में, और आई एम श्योर आज के इस वीडियो के बाद आपको मोटिवेशन तो बहुत सारी मिल गई होगी। एटलीस्ट मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं करी, मुझे इतनी एक मोटिवेशन मिली है। आई एम श्योर आप सबको बहुत सारी मोटिवेशन मिल गई होगी। एंड विद द डेडिकेशन एंड राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रैटेजी आप भी इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो बी रैंक होल्डर लाइक हर। हाँ, और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मैं हमेशा से दशरथ मांझी को एक कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस का सिंबल मानती आई हूँ। जो पूरी दुनिया ने कहा कि ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो पागलपन है, ये आप क्या कर रहे हो, फिर भी उसने माना नहीं और उन्होंने एक सड़क बना दी वहाँ से। ये कंसिस्टेंसी और ये परसिवियरेंस होना चाहिए आपके अंदर कि आपको अगर 5 साल लग रहे हैं, 6 साल लग रहे हैं या 6 अटैम्प्ट लग रहे हैं, आपको रुकना नहीं है। आपने सोच लिया है, असेसमेंट्स करिए, अपने वीकनेस को सुधारिए और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। यही बस यूपीएससी का मंत्र है जी। तो आई एम श्योर यू ऑल गॉट द मैसेज। हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे आपको साक्षी जी, आप हमारे साथ आज स्टूडियो में आए और इतने सारे मूल मंत्र दिए सक्सेस के हमारे स्टूडेंट्स को भी, और इतनी सारी पॉजिटिविटी मिली हमें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर आप जिस भी सर्विसेज में जाएंगी, जिस भी फील्ड में आगे जाएंगी, यू विल बी वन ऑफ द टॉप टाइटल होल्डर्स, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। Thank you to the Prabhat publication to calling me here, and I really like talking to you, Aishwarya. It was my pleasure. Thank you so much. Pleasure. Thank you so much. हम सबके साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।